myself Aditya Shinde, and I am warmly welcome you in lecture number 7 of a chapter number 2, solution. In our previous lecture, we discussed about solubility and solubility of a liquid, solid in liquid. In this lecture, we are going to discuss solubility of a gas in liquid. Then we are going to do Henry's law, then Henry constant, then for this real life application of Henry's law. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो है वो हम 1 by 1 जो है हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखने वाले हैं solubility of a gas in liquid. Solubility of a gas in liquid, इसके बारे में हम देखने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूट के तौर पे कौन होने वाला है? सॉल्यूट के तौर पे गैस होगा, ये तो आपको पता चल गया. ओके, चलो तो देखते हैं आगे. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. सो अज्यूम इन बीकर, इन वन बीकर. ओके, नो दिस काइंड. ठीक है, हमने एक बीकर ले लिया और यहाँ पे हमने ये क्या है तो पिस्टन. ठीक है, ये क्या है? पिस्टन. यहाँ पे हमारे पास वाटर है. ओ, ये वाटर है हमारे पास. ठीक है ना. अभी देखो क्या होगा, इस वाटर के अंदर यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स होंगे और कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो गैस के कुछ पार्टिकल इस, ये क्या है तो गैस पार्टिकल. ठीक है ना. गैस के कुछ पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे, ये जो वाटर है, ठीक है ना, उसमें क्या हुए होते हैं, ये सॉल्यूशन है एक तरीके से, उसमें लिक्विड है प्लस गैस है, डिसॉल्व हुए होंगे उसमें. और ये क्या है? गैस सिस्टम है. गैस पार्टिकल्स तो है ही है, पर ये क्या है? गैस सिस्टम, मतलब वहाँ पे क्या है तो गैस सिस्टम. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या देख सकते हो आप कि ये क्या है? क्लोज वेसल है. ऊपर पिस्टन से, बीकर के ऊपर के पार्ट को पिस्टन से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन और ये जो गैसेस सिस्टम है उसके बीच, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट हो जाएगा. डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट हो जाएगा. ठीक है ना. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाने की वजह से क्या होगा? नंबर्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एंटर इन दिस सॉल्यूशन एंड आल्सो लीविंग दिस सॉल्यूशन इज सेम. जितने मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में एंटर होंगे डिसॉल्व होने के लिए, उतने ही मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में से निकल जाएंगे. ठीक है ना. तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा. कल जो हमने देखा था रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला पॉइंट बताया था ना, वही है. जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन गैसियस मॉलिक्यूल की सेम हो जाएगी. यहाँ पे जितने डिसॉल्व होंगे उतने ही सेपरेट आउट हो जाने वाले हैं. ठीक है. चलो, ये एक केस था हमारे पास. अब देखेंगे दूसरा केस. ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. अब दूसरा केस क्या है हमारे पास कि वापिस से पिस्टन ले लिया है. मान लो इसी बीकर को मैंने यहाँ पे क्या था? प्रेशर P1 था. प्रेशर P1 से इस बीकर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करवाया जा रहा था. नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर. अब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा और कितना कर दिया मैंने यहाँ पे? प्रेशर को तो P2 कर दिया. यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन P1 होता है. P2 इज ग्रेटर देन P1. तो अब क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये पोर्शन था हमारा, उस पोर्शन में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स वहाँ पे थे इस गैसियस सिस्टम में, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल इसमें और ज़्यादा डिसॉल्व हो गए. ठीक है, और ज़्यादा क्या हो गया? तो डिसॉल्व हो गया. यहाँ पे अभी भी जगह है तो कुछ हो गई.
इंक्रीज करने की वजह से ये जो गैसियस सिस्टम में जो गैस पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन में चले गए और क्या हो गए, डिसॉल्व हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, तो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाता है, इस बीकर में यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम था, प्रेशर चेंज किया तो यहाँ पे जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या हो जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाना मतलब कि अब इस सॉल्यूशन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, पर ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश मतलब कि नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश करने वाला है। जब तक नया डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक इस सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती रहती है। क्या बोला मैंने, जब तक इस सॉल्यूशन में नया डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है इन लिक्विड जो होती है वो इंक्रीज होती है। कब तक, टिल न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम जब तक एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या किया आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ये प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ये दिखाया कि आपको जल्दी है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो गई, तो इंक्रीज हो गई। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, प्रेशर रिलीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी भी, प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो थोड़ा बहुत गैस सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन था खत्म हो गया है। ये चीज़ आपको याद करनी है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, हो गया। चलो देखो, अब ये बात अभी तक किसी ने बताई नहीं थी। सबसे पहले ये बात बताई थी किसने, हेनरी ने ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, मतलब कि गैसेस मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। एक चीज हमने बता दी यहाँ पे कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है किसके, तो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। दिखा है क्या, चलो दिख रहा है। ठीक है, ये किसने बताया हमें, तो सबसे पहले हमें ये बताया था हेनरी ने क्या बताया, हेनरी ने बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए गैस अबव द लिक्विड सरफेस। जो ये बीकर होता है यहाँ पे, ये क्या होते हैं, लिक्विड, ये सब लिक्विड होता है और गैसियस मॉलिक्यूल से यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। ये प्रेशर क्रिएट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है क्या, तो सॉल्युबिलिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, ये बात जब हेनरी ने बताई, उसी के साथ साथ डाल्टन ने एक चीज और बताई कि सॉल्युबिलिटी जो होती है पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। किसके प्रोपोर्शनल में, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। तो इसी वजह से हेनरी ने जो बात बताई और डाल्टन ने जो बात बताई, इन दोनों बातों को मर्ज करके हेनरी लॉ बताया। हेनरी ने एक लॉ बता दिया जिसको उसने उसी के नाम पे से बोला कि भाई मेरा नाम हेनरी है, तो मैंने जो लॉ दिया है वो भी हेनरी लॉ से ही जाना जाएगा।
ठीक है, आप भी कुछ नाम अपना कुछ किसी चीज़ में लॉ बता दो अपने नाम से, मान लो पप्पू लो, राजू लो, सुरेश लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या बताया हेनरी ने कि solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। ये था हेनरी लॉ। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट इतना ही बताता है, इतना लंबा नहीं याद करना, तो इतना समझ लो कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है किसके, तो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलो इसको समझते हैं क्या बताता है ये। देखो वापिस एक बीकर हमने ले लिया, इस बीकर में पानी वाटर को हमने भर दिया। ठीक है, ये ओपन बीकर है, हमने ये ऊपर से उसको क्या नहीं किया, ऊपर से उसको क्लोज नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे तो क्या है एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में तो O2 भी होता है और N2 भी होता है। हमसे भी ये दो गैस की बात करने वाला है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस लिक्विड में O2 कितना डिसॉल्व होता है, तो आपको इतना ही बताना है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, मतलब कैसा बोल दिया जाए कि O2 ज्यादा डिसॉल्व होगा या N2 ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो आपको क्या पता लगाना है, O2 की वजह से जो ये पार्शियल प्रेशर PO2 लगता है या N2 की वजह से पार्शियल प्रेशर जो PN2 लगता है। ठीक है ना, उन दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा है। अगर PO2 ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी इस बीकर में। ठीक है ना, क्या बताया, इन दोनों इस बीकर में वाटर भर दिया मैंने, ये एटमॉस्फेयर में O2 और N2 में इस बीकर में डिसॉल्व करने जा रहा हूं। किसने मुझे पूछा कि O2 ज्यादा डिसॉल्व होगा, N2 ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो मैं क्या बताऊंगा कि अगर O2 का प्रेशर ज्यादा है तो O2 डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी। अगर N2 ज्यादा होगा तो N2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। मैंने यहाँ पे मान लिया है कि PO2 जो होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो ज़्यादा है, तो इस बीकर में मैं ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या है, तो ज़्यादा होती है। वो क्या हो, तो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हेनरी लॉ के बारे में इतना ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ मैंने बताई थी, सॉल्युबिलिटी के यूनिट के बारे में। सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है वो मैंने क्या बताया था, ग्राम अपन लीटर होता है, या तो मोल अपन लीटर होगा, मोल अपन लीटर होगा। पर मैंने बताया था एक और चीज, इन केस ऑफ गैस जो सॉल्युबिलिटी होती है हम मोल फ्रैक्शन में ढूंढने वाला। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हम कि गैस की जब बात होगी तब सॉल्युबिलिटी जो है वो मोल फ्रैक्शन में ढूंढी जाती है। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, तो ये तो आपको पता चल गया, चलो ये जाने दो। ठीक है, ये भी हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो ये आपको पता हो गया है, गैसेस की जब भी बात होगी सिस्टम की, तब मोल फ्रैक्शन में हम क्या करने वाले हैं, तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब भी गैस की बात होगी तब सॉल्युबिलिटी जो होती है मोल
ठीक है ना। इसी वजह से ऐसा बोल दिया गया, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में हेनरी लॉ यही है, ठीक है, पर उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों एक ही है। ठीक है, जब इस प्रेशर मैंने पहले ले लिया, बाद में ये ले लिया। ठीक है, तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है मोल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हेनरी ने अपने ही लॉ को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया और बता दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस। ठीक है, इस बात से उसने बता दिया। बाद में क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी हमें रिमूव करनी है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख दिया गया। ये क्या है, तो हेनरी लॉ। ये क्या है, हेनरी, तो ये दिख रहा है क्या, हेनरी लॉ लिखा हो। चलो ठीक, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है हेनरी लॉ। ठीक है, ये क्या है, तो हमारा हेनरी लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेस पे लास्ट, इसके बाद वाला जो लेक्चर है हमारा कल का, वो इसके बेस पे न्यूमेरिकल करने वाला है, ये आपको याद कर लेना। ये क्या है, हेनरी लॉ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हेनरी लॉ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि ये हेनरी लॉ तो हमें पता चल गया, और ये हेनरी लॉ नहीं है, ये हेनरी कांस्टेंट होगा, हेनरी कांस्टेंट, और जो ये बताया वो हेनरी लॉ। ठीक है, एक और चीज यहीं पे बता देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, मोल डिवाइडेड बाय मोल होता है, मोल मोल कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी वजह से जो केएच होता है हमारा हेनरी कांस्टेंट जो है, उसका जो यूनिट होता है वो प्रेशर का जो यूनिट होता है, प्रेशर का जो यूनिट होगा वही हेनरी लॉ का यूनिट हो जाएगा। प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम एटमॉस्फेयर बार, और मिलीमीटर एचजी जो होता है वो क्या है, तो प्रेशर का यूनिट होता है। तो केएच का भी यूनिट यही हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हेनरी कांस्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ग्राफ बताऊंगा टेम्परेचर के बारे में, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो ठीक है, अभी पता चल गया आपका कि P इज इक्वल टू क्या होता है, pH इनटू मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, हमारा हेनरी लॉ भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे हेनरी कांस्टेंट के बारे में, मतलब कि KH के बारे में। इसके बारे में हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट को हम KH से क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, हेनरी का लॉ क्या था, P इज इक्वल टू KH1x। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर पहला पॉइंट मेरा है इस डिस्कशन में, अगर मैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, इन दोनों के बीच में मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। एक ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप लेता हूँ, इस ग्राफ का मैं अगर स्लोप लेता हूँ, तो वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P अपन KH हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, P, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाता है KH इस इक्वेशन से। ठीक है ना, इसको मैं भी यहाँ पे लेता हूँ, तो ये मिल गया KH। तो हमारा ये ग्राफ का जो स्लोप आता है वो क्या आ गया, तो KH की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। अगर हेनरी कांस्टेंट का ग्राफ आपको इसमें से कौन सा है, आपको ऐसा बोल दिया जाए एमसीक्यू में कि इन सभी ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ हेनरी कांस्टेंट का है, मतलब कि हेनरी के लॉ का है, तो ये है हेनरी के लॉ का ग्राफ होता है। दूसरी एक चीज कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जो KH होता है वो P अपन मोल फ्रैक्शन गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। KH जो होता है गैस के मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, और मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पे। तो अल्टीमेटली
जो केएच की वैल्यू होती है, केएच की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड कर जाती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के तौर पे यहाँ पे गैस है तो नेचर ऑफ गैस के बारे में हम बताएंगे, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये किसने, ये क्या हो गया हमारा केएच, किसकी केएच की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट पे, नेचर के सॉल्वेंट के नेचर पे, ठीक है। दूसरी एक चीज, तीसरा पॉइंट है हमारा केएच के बारे में, हेनरी क्वेश्चन के बारे में, अगर टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है, डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट गैसेस है, तो उन सभी की केएच वैल्यू भी क्या होगी, तो डिफरेंट होने वाला है, उन सभी की केएच वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस, तो केएच की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाने वाली है, ठीक है। मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, at 20 degree centigrade, KH value of a different gases is given। गैसेस के तौर पे मैंने हीलियम ले लिया, उसके बाद मैंने दूसरा मेरे पास है O2 और N2 है, सारे देख लेते हैं एक बार। चलो H2 है और O2 है हमारे पास, ये दिख रहा है क्या O2, चलो दिख रहा है, बहुत ही नजदीक हो गया। यहाँ पे हीलियम की KH वैल्यू 140 होती है, H2 की 75 और O2 की 35 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, टेम्परेचर एक ही है, गैसेस डिफरेंट है, तो उसके लिए केएच की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है, उसके लिए केएच की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। एक और चीज हम देख सकते हैं इस इक्वेशन के ऊपर से कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है क्या, प्रेशर अपन, मतलब कि मोल फ्रैक्शन केएच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, मोल फ्रैक्शन केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होने वाला है, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम आती है तो आपको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी भी कम आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी कम आएगी। क्यों, मोल फ्रैक्शन अगर कम होता है तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो कम डिसॉल्व हो जाते हैं, कभी मोल फ्रैक्शन कम आ सकता है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम आ सकती है, और अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ये एक आपको पता होना चाहिए। और इस इक्वेशन, जो ये हमारा इक्वेशन आया है उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ कि जिस किसी भी केएच की वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएंगे, ये कम हो गए तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसी एग्जाम्पल में आपको मैं सॉल्युबिलिटी की अगर बात करूँ, इन तीनों गैसेस के बीच में मैं कंपैरिजन करता हूँ तो सबसे ज़्यादा केएच की वैल्यू किसकी है, हीलियम की। तो हीलियम जो होगा वो वाटर में, ठीक है, यहाँ पे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में सब गैसेस हम लेते हैं वाटर में, ठीक है। तो वाटर में हीलियम क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, बाद में ये इंटरमीडिएट है तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और O2 में, O2 की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है केएच की वैल्यू, केएच का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो ये क्या है, तो हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आपका टेबल मैंने बना दिया, इसके बेस पे आप ये हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है कि भाई टेम्परेचर के बारे में कुछ बात करने वाला है कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, मतलब कि देखो ये देखिए, फोर्थ पॉइंट है कि सेम गैस है, नाउ वी हैव सेम गैसेस, बट इफ वी हैव सेम गैस एंड टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, वी assume that here temperature is increased, we assume that here temperature is increased, if we increase the temperature automatically KH value is also increased, ठीक है।
है, ऑटोमेटिकली KH वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर ये बात आपको कैसे आई ये देखना है तो आपके बुक में टेबल नंबर 2.2 है, वहां पे आप O2 और N2 की कंपैरिजन दी गई है कुछ 298 केल्विन पे और 303 केल्विन पे। वैसे ही N2 की 298 और 303 केल्विन पे क्या दिया गया है तो KH की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो वैल्यू है उससे कम है। ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो, मान लो मैं यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, मुझे मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, मान लो कि यहाँ पे अगर वैल्यू 30.48 है तो यहाँ पे कुछ 40.51 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर 41.58 है तो यहाँ पे 43.98 हो जाएगा। ये रैंडम वैल्यू लिए, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये दिख रहा है KH की वैल्यू आपको। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो अभी आप देख सकते हो कि सेम गैस है, एक ही गैस के लिए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है तो इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे N2 में KH की वैल्यू N2 है तो हमारा जो अगर टेम्परेचर बढ़ाता है तो KH की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारा टेबल नंबर 2 में ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा मैंने ये लिख दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो KH की जो वैल्यू है तो वो भी बढ़ जाएगी। KH की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से आपको पता ही है जो KH होता है वो P/X होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे KH बढ़ गया तो KH बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम हो गए और मोल फ्रैक्शन कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सॉल्युबिलिटी है जिसको मैं S से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो भी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे KH की वैल्यू बढ़ गई तो X कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। वैसे ही उसका उल्टा, मतलब कि मान लो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है सॉल्युबिलिटी सेम गैसेस वाले केस में। ठीक है, ये अभी याद मत करो, ये कोई कंफ्यूजन होगा, सेम गैसेस या क्या बोल भी सकते हो। अगर सेम गैसेस है तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी है जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट बता दूं कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, हमारी बुक में ऐसा बोला गया है कि एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कि कम टेम्परेचर में। विंटर वाली सीजन में, हमारी जो विंटर सीजन है उसमें हमारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी डेथ कम होती है। क्यों, वो बताता हूँ। देखो विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से KH की वैल्यू कम हो जाती है। KH की वैल्यू कम हो जाने की वजह से मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है और मोल फ्रैक्शन बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जब विंटर होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो O2 होता है, O2 गैस होता है, वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा। वो हमारे किस में, तो हमारे लिक्विड में, मतलब कि वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होगा। वाटर ज़्यादा डिसॉल्व होगा तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको ज़्यादा क्या मिलेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने वाला है। ठीक है, जिसकी उसी वजह से उनकी डेथ जो होती है वो कम हो जाती है। पर समर में, जब समर सीजन आती है तब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, KH बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन घटेगा, सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। तो जितने O2 डिसॉल्व होने चाहिए उतने डिसॉल्व नहीं होते, कब, समर में। उसी वजह से वो क्या होती है कि एक्वेटिक एनिमल की जो डेथ होती है समर में क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये सब बात हो गई हमारी किसके बारे में, हेनरी कॉन्स्टेंट के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं कितने टाइम कितना हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो गया। चलो ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ ओरली समझा देता हूँ मैं आपको। जो लास्ट वाला पॉइंट था, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है।
प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। इसी वजह से हम जब कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं या सोडा पीने जाते हैं, तब क्या होता है पता है कि आपने देखा होगा कि अगर हम सोडा वो टेम्पा जो होता है वो वहाँ पे हम अगर सोडा पीने के लिए जाते हैं तो वो कुछ बड़े हाई प्रेशर से O2 नहीं CO2 गैस को उस बॉटल में क्या करता है, CO2 को हाई प्रेशर से उस बॉटल में क्या करने वाला है, तो डिसॉल्व करने वाला है। ठीक है ना, हाई प्रेशर से उस बॉटल में क्या करेगा, तो वो डिसॉल्व करने वाला है। हाई प्रेशर क्यों लगाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर CO2 अंदर उसमें सॉल्युबल हो गए तो अच्छे से सोडा बॉटल हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट हेनरी लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, तो सोडा बॉटल को जब सील्ड करना होता है तब हम क्या करते हैं, तो हाई प्रेशर से CO2 को हमारी जो बॉटल होती है उसमें क्या करते हैं, तो डिसॉल्व करते हैं। उसमें क्या करते हैं, तो डिसॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था सोडा वाटर वाला, क्या, तो सील किया जाता है हाई प्रेशर से CO2 गैस। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, स्कूबा डाइवर्स। आपको पता ही होगा कि स्कूबा डाइवर्स जब डाइविंग करते हैं अंडर वाटर तब कुछ टैंक लेके जाते हैं, पीछे उनके पास कुछ टैंक जैसा कुछ होता है। नॉर्मली हमें यही पता है कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मैं ये बता दूं उसमें ऑक्सीजन ना होकर उसमें N2 भी होता है और उसमें O2, N2 और हीलियम, ये सब गैसेस जो है होते हैं। ठीक है, पहले मैं ये रब कर देता हूँ, बाद में हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो स्कूबा डाइवर्स जब डाइविंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, अंडर वाटर जाते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बताते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारा वाटर है, मान लो ये कुछ रिवर कुछ है। स्कूबा डाइवर ने यहाँ से क्या किया है, यहाँ पे ये क्या है, डाइवर, स्कूबा डाइवर मतलब गाड़ी का डाइवर नहीं, स्कूबा, हाँ स्कूबा डाइवर। उसने क्या किया, डाइविंग करते करते वो यहाँ तक आ गया। ये क्या है, हमारा स्कूबा डाइवर है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, इन सभी वाटर की वजह से उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा कि जब हम अंडर वाटर जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में O2 ज़्यादा डिसॉल्व होने लगता है। O2 क्या चाहिए, उससे ज़्यादा डिसॉल्व होने लगता है। ठीक है, देखो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अंडर वाटर है तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमें तो O2 चाहिए ही। ठीक है ना, तो वो तो हमें मिल ही गया। ठीक है ना, वो तो हमें मिल ही गया, हमारे ब्लड में वो तो है ही। पर क्या होता है, जब स्कूबा डाइवर यहाँ पे सरफेस पे वापस आता है तो बहुत ही जल्दी से प्रेशर रिलीज होता है, और जल्दी से प्रेशर रिलीज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बहुत ही जल्दी से कम हो जाती है। और सॉल्युबिलिटी जल्दी से कम होने की वजह से हमारी बॉडी में कैपिलरी होती है जिसमें से O2 गैस पास होता है। तो वो O2 गैस पास करने वाली जो कैपिलरी होती है, जो सॉल्युबिलिटी कम हो जाने की वजह से N2 के बबल्स क्रिएट होते हैं। N2 के बबल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये N2 के बबल्स क्या कर देते हैं, कैपिलरी को ब्लॉक कर देते हैं। कैपिलरी को ब्लॉक कर देते हैं। ये कैपिलरी क्या है, तो कैपिलरी जो होती है वो हमारी बॉडी में से, ठीक है ना, एक टिश्यू में से दूसरे टिश्यू में और ब्लड में क्या करते हैं, O2 को पास होने देते हैं। तो ये ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास जितना O2 चाहिए हमारे ब्लड में वो हमें मिलता नहीं है। इसी वजह से एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसे हम बैंड कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ठीक है ना, स्कूबा डाइवर को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से जब वो डाइविंग करते हैं तो टैंक लेके जाते हैं। ठीक है, उनके कंधे पे कुछ टैंक जैसा कुछ होता है, उस टैंक में हीलियम होता है। ठीक है, O2 होता है और हीलियम O2 और दूसरा होता है हमारा N2। दूसरा क्या होता है, तो N2 होता है। क्या होता है, तो N2 होता है। ठीक है ना, जो हीलियम होता है वो 11.7% होता है, O2 जो होता है वो 32.1% होता है, और ये जो N2 है वो 56.2% होता है। ठीक है, तो टैंक में सिर्फ O2 ना होके ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों गैसेस होते हैं। मतलब कि जो ये O2 और N2 जो होते हैं वो तो एयर में होते ही है। तो इस एयर को डाइल्यूट किया गया किससे, तो हीलियम से। ठीक है, मतलब कि इस टैंक में एयर डाइल्यूटेड हीलियम
एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। ठीक है, ये गैसेस इसमें भरे हुए होते हैं। तो ठीक है, ये एक हो गई स्कूबा डाइविंग। अब बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट रियल लाइफ जो हमारा हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, वो थर्ड पॉइंट है तो हमारा एनोक्सिया। क्या? तो एनोक्सिया नाम की बीमारी होती है। किसको होती है ये? हेनरी के लॉ के वजह से एनोक्सिया नाम की बीमारी होती है। किसको? तो जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब कि हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड मतलब पर्वतों पे या किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर जो रहते हैं, या जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, वो जो पर्वत को क्लाइंबर्स जो पर्वत को क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं, मतलब उस पर्वत पे चढ़ते हैं, तो वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी कम हो जाने की वजह से हमें क्या लगता है? हमें क्या जितना O2 चाहिए उतना O2 हमें मिल नहीं पाता। ठीक है, जितना हमें O2 चाहिए उतना O2 हमें यहाँ पे क्या नहीं हो पाता, तो मिल नहीं पाता। उसकी वजह से हमारे ब्लड में जितना O2 डिसॉल्व होना चाहिए उतना O2 डिसॉल्व नहीं होता, कम O2 डिसॉल्व होता है। और कम O2 डिसॉल्व होने की वजह से हमें थोड़ी बहुत वीकनेस आने लगती है हाई एल्टीट्यूड पे, और हम क्लियरली थिंक भी नहीं कर सकते। क्या नहीं सकते? कर सकते तो हम अनेबल टू क्या हो जाते हैं? क्लियरली थिंक। ठीक है, क्लियर से हम थिंक मतलब हमें अच्छी तरीके से थिंक नहीं कर सकते, ज़्यादा सोच नहीं सकते। वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे हमें वीकनेस भी आ जाती है। और ये क्या है? ये सभी के सभी एनोक्सिया के सिम्टम्स है। एनोक्सिया के क्या है? तो ये सिम्टम्स है। ठीक है, तो हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, प्रेशर कम होगा, O2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगी, और वीकनेस या अनेबल टू क्लियर थिंकिंग मतलब कि आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो होता है वो खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखा, हेनरी लॉ पढ़ा। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, जो हमारा हेनरी लॉ था, P = K इंटू मोल फ्रैक्शन X, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इसके बाद वाले लेक्चर में आपको कल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हेनरी कांस्टेंट के बारे में हमने देखा, और वो जो भी डिस्कस किया है हमने वो सब MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी एक चीज़ ये भी एप्लीकेशन जो होती है, हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशन होती है वो शायद 2 मार्क्स में लिखने के लिए पूछी जा सकती है, तो वो भी एक बार देख लो। चलो, like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.